मेरी कोई क्रिएटिविटी नहीं होती थी वहाँ पे कि यार मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। मतलब भाई यहाँ पे मेरा नहीं है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप अनकॉन्शियसली कभी ना कभी किसी ना किसी टॉपिक को छेड़ते हो जो कि आईआर से रिलेवेंट है। एक बहुत ही एक डिफरेंट सब्जेक्ट था जो कि हम लोग देखते हैं कि भाई के इंजीनियरिंग करनी है, ये करनी है, डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटिंग करनी है। सब बोलते हैं, मैं आईआर का कोई पूछते हैं कि यार तुम्हें तो ये सब पता होगा कि यार पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या चल रही है, जीडीपी क्या चल रही है, और चाइना की कैपिटल का नाम क्या है, कैपिटल क्या है। मतलब हुआ यूँ कि जब फर्स्ट ईयर में आप होते हो तो आपका 16-15 बच्चों का जो है ना ग्रुप बन जाता है, तो वही मस्ती वाला माहौल होता है, एंटरटेनमेंट चाहिए होती है। तो सेकंड ईयर में पहुंचा तो मैंने बोला कि बस सिविल सर्विस जैसे ही पास होऊंगा 1 साल 6 महीने तैयारी करूंगा और फुल CSS फुल यहाँ पे जो है ना लैंड क्रूजर वीगो आएगी, सब कुछ चलेगा। आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को दिखाते हो ना तो आपका फेयर ख़त्म हो जाता है। फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक ऐसे लेवल पर पहुँच जाता है कि आप समझते हो कि यार नहीं मैं ही हूँ कुछ। वो नवाज़ी सिद्दीकी बोलता है ना, अश्वत्थामा हूँ। मैं तो बोलता हूँ आईआर का बच्चा कोर्स नहीं पढ़े, बाकी सारी चीज़ें पढ़े। मेरी इस ज़िंदगी में मुझे रंजिश के सिवा क्या हासिल है? मेरी ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी ला हासिल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन रज़ा है। आज के हमारे गेस्ट हैं उमैस अहमद। उमैस इज़ करेंटली स्टडिंग एट द डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके साथ साथ ही इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कराची यूनिवर्सिटी थिएटर एंड ड्रामा सोसाइटी। इस पॉडकास्ट में हम उमैस से इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप और उसके करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे। आइए मिलते हैं उमैस से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमैस भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपके अपनी बेसिक एजुकेशन के बारे में बताएं कि अपने स्कूल मैट्रिक के बारे में और इंटरमीडिएट के बारे में आपके मेजर्स क्या आते? कंप्यूटर साइंस था। मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले थैंक यू, मैं यहाँ पे आया। मैं आपको बताता हूँ कि स्कूलिंग जो मेरी हुई थी वो हुई थी बहरिया फाउंडेशन कॉलेज से। सही। और मैंने जो है मैट्रिकुलेशन वहीं से किया और कंप्यूटर साइंस में किया था। उसके बाद इंटरमीडिएट शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह गलती से परसेंटेज अच्छी आ गई तो क्या कहते हैं मेरा हो गया गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज में प्री इंजीनियरिंग में। फिर जो है आपको पता है वही फेज़ होता है जो बच्चे का सेकेंड ईयर में आता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, कंफ्यूजन। हाँ कन्फ्यूज़न। तो यहाँ बढ़ के वहाँ बढ़ के पहले हम गए PF कीट पे, BSCRP, क्या कहते हैं कम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स का जो है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मर्जर होता है, बैंकिंग कह लो आप। तो वहाँ पे गए 6 महीने वहाँ पे किया। वहाँ पे प्रोग्रामिंग भी चल रही है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं। अब GPA तो अच्छी जा रही है, जो वो क्विज़ वगैरह लेते थे वो, लेकिन वो क्रिएटिविटी नहीं आ रही थी जो होती है ना कि आपके लिए फील्ड बनी है। सर बोल रहे हैं जो रटा रटाया है वो तो प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रहा हूँ मैं, प्रोग्रामिंग का जो प्रैक्टिकल होता था। लेकिन मसला क्या होता था जब सर बोलते आप खुद से कोई नई चीज़ लेके आओ। मेरी कोई क्रिएटिविटी नहीं होती थी वहाँ पे कि यार मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। मतलब भाई यहाँ पे मेरा नहीं है। फिर मेरा शुरू से ही ये था कि मैं सिविल सर्विसेज का जो है एक तरह से एग्ज़ाम दूंगा। तो मैंने वहाँ वही भटकना शुरू कर दिया बच्चों की तरह कि यार क्या करूँ क्या नहीं करूँ। हर एरिया से मैंने सलाह मशवरा किया, बहुत कुछ किया। किसी ने कहा यहाँ पे लो, किसी ने कहा तुम्हें CSS करनी तो यहाँ पे लो। तो सबसे पहले इंग्लिश का आया ख्याल, तो मैंने इंग्लिश डिपार्टमेंट में लिया, वहाँ से PF कीट से हटा के अपना तो इंग्लिश में करवाया। इंग्लिश में मेरा हो गया था KU में ही। तो फिर किसी ने मशवरा दिया, एक एक्सपर्ट नहीं एक तरह से जिसके सिविल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा उसकी उठना बैठना एक तरह से था, तो उन्होंने कहा कि तुम IR क्यों नहीं करते। अब उस वक्त मैं IR का सोच रहा था कि ये होता क्या है क्या, पहली बार नाम सुना। मैंने बोला पहले, उन्होंने बोला कि IR एक ऐसी चीज़ है कि तुम खुद रिसर्च करो, जाओ पढ़ो और तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने देखा कि यार उसकी सिविल सर्विसेज से भी ओवरलैपिंग हो रही है। एक बहुत ही एक डिफरेंट सब्जेक्ट था जो कि हम लोग देखते हैं कि भाई के इंजीनियरिंग करनी है, ये करनी है, डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटिंग करनी है, 3-4 जो हमारे जो गिने चुने एक बने हुए हैं लिमिटेड फील्ड माइंड में होती हैं बच्चे के जब वो इंटरमीडिएट कर। हाँ, तो उस वक्त मुझे फिर IR समझ में आया कि हाँ यार ये ओवरलैप भी कर रहा है। और फिर मैंने YouTube वगैरह पे और गूगल वगैरह पे हमने चेक किया तो फिर बहुत सारी चीज़ें इस पर ना वो इंटरलिंक कर रही थी CSS से। उस वक्त पैशन ही ये था।
फिर जब आईआर में आए तो अब एक तरह से मेरा पैशन जो है आईआर बनता जा रहा है। तो यही मेरी जर्नी है, आपको मैंने बताया अब केयू में मैं इस तरह से आया हूँ। तो अभी आप बात कर रहे थे कि जब मैं BSCR पढ़ रहा था तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये फील्ड मेरे लिए नहीं बनी है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेगा एक बच्चा कि यार ये फील्ड मेरे लिए बनी भी है या नहीं बनी? हाँ, इसका मैंने जो अभी 3rd ईयर में आके इस चीज़ की जो मुझे रियलाइजेशन हुई ना, वो सबसे बेहतरीन चीज़ है एक्सप्लोर करना। बच्चे जो हैं एक्सप्लोर नहीं करते। वो आपके साथ बैठा हूँ मैं, आप मेरे दोस्त हो, आपने बोला यार मैंने ना ये सुना है कि यहाँ पे बहुत पैसा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, यहाँ पे इतनी परसेंटेज चाहिए, तो मतलब इसमें भी पैसा बनता होगा, या इसमें मतलब जिस चीज़ की वर्थ होती है उसकी परसेंटेज ज़्यादा में क्लोज होता है पाकिस्तान में, तो वो समझते हैं कि यही चीज़ है। तो एक्सप्लोर नहीं करते ऑप्शंस, वो अपनी हसल नहीं करते उस टाइम पे। वो क्या करते हैं, वो दूसरों की सुनी सुनाई बातों में जो एक होते हैं ना स्टीरियोटाइप्स वगैरह टाइप के बने होते हैं कि भाई यही फील्ड है, यहाँ पे है, तो वरना कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ थी कि मैंने ये देखा कि एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। तो मैंने उस वक्त 3-4 चीज़ें एक्सप्लोर की, तो उन्हीं में से मुझे ऑप्शन मिल गया। क्या पता मैं ज़्यादा एक्सप्लोर करता तो मुझे कोई और अच्छी बेहतर फील्ड मिल जाती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो भी है वो मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से काफ़ी अलाइंड है। तो बेसिक चीज़ यही है कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए डिफरेंट चीज़ें, फिर आप डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि आप जब एक्सप्लोर करते हो ना, तो आपके पास 10 ऑप्शंस 20 ऑप्शन आ जाते हैं, फिर उसमें से आप मतलब एक फ़िल्टर करके फिर 8 बनते हैं, फिर 5 बनते हैं, फिर आखिर में 2 बच जाते हैं। फिर 2 में से आपको पता चल जाता है कि हाँ यार यही चीज़ है। तो वो आपको स्टडी करके, रिसर्च करके या एक्सप्लोर करके ही मिलेगी। मुझे ये लगता है कि इंटरमीडिएट लेवल पे जो बच्चा होता है ना, वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, तो वो सजेशंस की तरफ जा रहा होता है कि यार मैं इससे सजेशन ले लूँ, उससे सजेशन ले लूँ। सजेशंस आप लें, लेकिन बेस्ट आप स्ट्रेटजी वो होगी कि आपने सजेशंस ली, उसके अलावा आपने खुद रिसर्च कर ली, जो आपने एक्सप्लोरेशन की बात करी है। उसके अलावा मुझे ये बताएं, अब आपने आईआर ले ली, अब आईआर के बारे में बताएं कि इस फील्ड में पढ़ते क्या है? हाँ, ये एक है सवाल, सब बोलते हैं, मैं आईआर का कोई पूछते हैं कि यार तुम्हें तो ये सब पता होगा कि यार पाकिस्तान की इकॉनमी क्या चल रही है, जीडीपी क्या चल रही है, और चाइना की कैपिटल का नाम क्या है, कैपिटल क्या है, मतलब ये बेसिक यार ये चीज़ नहीं होती, ये करंट अफेयर है। मतलब आपने किसी को बताया कि भाई मैं आईआर बना, उसने आगे से बोले चाइना का कैपिटल। हाँ, ये नहीं है, ये समझो जनरल नॉलेज है। आईआर जो है एक अलग ही फील्ड है। आपको मैं बताता हूँ कि वैसे आपको मैं एग्जाम्पल के तहत बताता हूँ कि जैसे कोई भी टेक्निकल जो फील्ड है, जैसे इंजीनियरिंग हो गई या कोई भी ऐसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उनकी ना बाउंड्री होती है, उनका स्कोप जो होता है ना, वो एक उनकी बाउंड्री होती है कि भाई इस सब्जेक्ट्स के अंदर ही बात करनी है, इसके बाहर नहीं जाना। आईआर एक ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे यहाँ पे आके पता चला, जिसकी बाउंड्री नहीं है। मतलब कि ये इसको एक्सपेंड करते जाओ, इसमें आप फिजियोलॉजी भी लेके आओ, साइकोलॉजी भी लेके आओ, इसमें आप इकोनॉमिक्स भी लेके आओ, इसमें आप जो आप सब्जेक्ट बोलोगे सारे इसमें आ सकते हैं, एडजस्टेबल हैं। तो आईआर का जो है ना फील्ड, वो एक तो वास्ट है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोग पढ़ते क्या है, वो आप जब पढ़ते हो ना, सबसे बेसिक डेफिनेशन तो ये है कि कंडक्ट बिटवीन स्टेट्स। कौन सी कंडक्ट? सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, सिंपल। लेकिन ये नहीं है सिर्फ एक फ्रेज होता है, आईआर इज समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ वन थिंग। अब इसका मतलब क्या है? समथिंग ऑफ एवरीथिंग का मतलब क्या है कि हर सब्जेक्ट में से समथिंग कुछ ना कुछ है, निकल जाएगा, जो कुछ ना रिलेटेबल होगा। हाँ, और एवरीथिंग ऑफ वन थिंग वो है पावर। आप पावर को कहीं नहीं ले सकते, हर जगह पे पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि भाई ये इसने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे उसको पावर चाहिए थी, मतलब अपनी पावर एनहेंस करने के लिए। तो आईआर बेसिकली सिंपल वर्ड्स में यही है कि भाई कि आपस में रिलेशंस हैं, और वो इस तरह से रियलिस्टिकली भी और डिफरेंट थ्योरीज के हिसाब से चलती हैं। तो यही है मेरे ख्याल में। हाँ, डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान ताल्लुकात को पढ़ना। अब उसमें सब सब्जेक्ट आपने बोला ना, साइकोलॉजी सब कि स्टेट की साइकोलॉजी क्या होती है, स्टेट लीडर की साइकोलॉजी क्या होती है, बिल्कुल ये चीज़ें। तो उसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि इसका स्कोप क्या है आईआर का? अगर कोई बच्चा आईआर लेता है तो उसको क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी? हाँ, वैसे हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि आईआर का स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे बाहर जाएंगे तो आपकी तो वर्थ बहुत अच्छी खासी है, अगर आपके पास बाहर जाते हैं या बाहर से इधर आते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको सिविल सर्विसेज नहीं भूलिएगा। वो ये है कि बच्चे आईआर के बाद ना एक तरह से इतना सोशली अवेयर हो जाते हैं, और चीज़ें मतलब जो पढ़ने वाला होता है उसको पता चल जाता है कि यार इस तरह से जो है डायनामिक्स, या सवाल आप देख लें, ऐसे राइटिंग देख लें उसकी, सीएसएस की आप सवाल देख लें, वो बेसिकली
बहुत ज़्यादा चीज़ें आईआर से ही अलाइन करती हैं। तो सबसे पहले तो आप सिविल सर्विसेज में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है, मेरे ख्याल से 40 to 50% आपकी तैयारी हो जाती है अगर आप अच्छे से पढ़ें। और दूसरा ऑप्शन जो है, आप जो है अगर CSS क्लियर हो जाता है तो आप उसी के थ्रू ही फॉरेन मिनिस्ट्री में लग सकते हैं, मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री की फॉरेन अफेयर्स के किसी उसमें। तो एक तो ये हो गया कि आप CSS करके, दूसरा ये है कि आप IR करके ही आप डिप्लोमेट बन सकते हो। डिप्लोमेटिक आप कोई ऐसे, दूसरा ये कि आप थिंक टैंक में जा सकते हो। थिंक टैंक जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे CISSS एक आपने नाम सुना होगा, सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, ऐसे ही समथिंग कुछ नाम है। उसके अलावा बहुत सारे और भी हैं, पाइड हो गया और तीन तो थिंक टैंक्स होते हैं बहुत। इस्लामाबाद में बहुत सारे हैं, कराची में कम है लेकिन कराची में भी हैं। उसके अलावा जो है आप जर्नलिज्म में जा सकते हो। जिस तरह से मैंने आपको बताया ना कि फील्ड की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत ही वास्ट है। और उससे सबसे बड़ी बात रिसर्च। रिसर्च जो है आजकल जो है, मैं ये मानता हूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पाकिस्तान में कमी है। और बच्चा अगर रिसर्च में जाता है ना तो वो फेल नहीं होगा। IR में रिसर्च वाले की तो बहुत वर्थ है। तो रिसर्च, उसके अलावा जो है आपको मैं बोलूँ कि रिसर्च के अलावा भी लेक्चरर बन सकते हो, प्रोफेसर वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चलते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा यार। ये सोशल एक्टिविस्ट बन सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। NGOs में काम कर सकते हो, बहुत सारी। तो ये डिप्लोमेट अगर कोई बनता है तो उसकी व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिप्लोमेट? अगर मैं डिप्लोमेट हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी? आप किस हिसाब से पूछ रहे हैं, मतलब किस तरह से? मगर फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है वो डिप्लोमेसी की साइड जाता है, अगर डिप्लोमेट मैं एक कंट्री की तरफ से रिप्रेजेंट करता हूँ तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी? यार इसका ये होता है कि आपको जो है एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस का एक इम्यूनिटी भी दी जाती है। मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन का एक पूरा वो कन्वेंशन, एक पूरी ट्रीटी साइन हुई है, उसमें पूरे लॉज हैं कि डिप्लोमेट को किस तरह का होना चाहिए। और वो पूरा एक प्रोसेस होता है कि डिप्लोमेट पहले जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है स्टेट जो है, जैसे मेरा पाकिस्तान स्टेट है, वो पहले वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बताएगा, वहाँ से वहाँ पे जाएगा, उनको बताएगा यार इसको एक्रेडिट करो। एक्रेडिशन का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो वहाँ जाके वो जाता है और वहाँ पे अपनी रिप्रेजेंटेशन, अब उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है। आपने ब्लू पासपोर्ट का नाम तो सुना होगा, तो ये भी शश का है। तो ये है कि वहाँ पे जाएगा, रिप्रेजेंट करेगा, निगोशिएट या कोई भी टेबल टॉक या किसी भी तरह का डायलॉग होगा वो वहाँ पे करेगा। और यहाँ पे आके जो है वो चीज़ें जो है एक तरह से उसको एक शेप देंगे कि भाई इस तरह से जो है डील या कोई भी किस्म की है वो डिप्लोमेट करता है कि नहीं करता। तो सारा जो है डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस आ जाती हैं। बहुत, वो समझिए कि बहुत फॉर्मल और प्रॉपर एक मेथड है कि जो चलता है। और बहुत सारे, आप पाकिस्तान के बहुत सारे एम्बेसीज में बाहर बैठे हैं, वो कौन है, वो डिप्लोमेटिक कहलाएंगे। सही। वो डिप्लोमेटिक स्टाफ या डिप्लोमेटिक एजेंट, मतलब लेवल्स होते हैं कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट का जो होगा वो उसको डिप्लोमेट कहते हैं। और काउंसलेट भी, काउंसलर जनरल जैसे यहाँ पे होता है, और वो एम्बेसी का कौन सा, ये एम्बेसी जनरल भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सही। उसके अलावा ये तो बात हो गई कि पाकिस्तान में करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें, इंटरनेशनल लेवल पे क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी अगर कोई IR में ग्रेजुएट करता है? मैंने देखा था कहीं पे कि सबसे वन ऑफ द टॉप पेड जॉब्स जो होती है ना, मतलब कि टॉप पे ही, मतलब टॉप 10 या उसमें एक पॉलिटिकल एनालिस्ट का भी आता है। वो आप इंटरनेशनल जर्नलिज्म में चले आते हो तो फिर तो क्या ही बात है। आप किसी ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हो जो कि इंटरनेशनली एक तरह से वर्क कर रही है, तो जर्नलिज्म में बहुत ज़्यादा। तो वो, और दूसरा फॉरेन मिनिस्ट्री है। उसके अलावा आप बाहर जाके रिसर्च पेपर्स वगैरह, रिसर्च वगैरह जा रहे हो। उसके अलावा आप जबकि आपका कहीं पे भी रिसर्च पेपर जो है ना, आपका किसी भी दूसरी कंट्री के प्रोफेसर के साथ अलाइन हो रहा है ना रिसर्च वर्क, तो आप उसके साथ काम कर सकते हो जाके। और वहीं पे ही आप वहाँ पे उसके साथ काम करोगे, उसके साथ रिसर्च में हेल्प करोगे, फिर वहाँ से ही आपकी ग्रूमिंग होगी। क्या पता, बहुत सारे आप देखोगे पाकिस्तान के जो है स्टूडेंट जो यहाँ के IR के पास आउट हैं या ग्रेजुएट हैं, वो बाहर जाके पढ़ा रहे होते हैं। तो ये भी है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ स्वीडन हो गई, वहाँ पे भी मेरे टीचर खुद एक हैं, वो 3-4 साल पढ़ा के आए। बहुत सारी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा के आए, स्वीडन में पढ़ा के आए। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन एक रियलिटी चेक ये है कि IR इट्सेल्फ कुछ नहीं है। IR बंदे से है। आप कुछ करोगे तो ही आप बनोगे। ये नहीं है कि मैं बैठा हूँगा, मेरी 3 GPA भी आ रही है, 3.2 GPA भी आ रही है, लेकिन मुझे आता कुछ भी नहीं है। बस GPA आ गई, टीचर्स ने 80 मार्क्स दे दिए, लेकिन कुछ आता नहीं है, या कुछ मैंने कुछ किया ही नहीं है।
सही। तो आपकी वर्थ नहीं बनेगी। वही ना, जो दिखता है वो बिकता है, वही वाली बात है। जीपी के साथ साथ आपने कोई स्किल्स वगैरह को अपनी पॉलिश किया है, जैसे आपने ये बताया ना रिसर्च स्किल्स सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं, तो जीपी के साथ साथ आपने अपनी स्किल्स को भी पॉलिश करना है, तभी आपकी वैल्यू बनेगी। और यही बात आपने करी ना कि आईआर एज अ सब्जेक्ट हम किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लेना, उसकी वर्थ जो होता है वो इंसान खुद बनाता है। बिल्कुल अगर आपकी वर्थ होगी, आप एक्सपर्ट हो गए अपनी फील्ड में, तो स्कोप खुद ब खुद बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सही। उसके अलावा मुझे ये बताएं कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे अगर मैंने आईआर कर लिया है, अब मुझे मास्टर्स करना है, तो मैं किस किस फील्ड में मास्टर्स कर सकता हूँ? मास्टर्स तो बेसिकली अगर केयू का आप बताएं तो केयू में ये है कि मास्टर्स कंबाइन वो होता है कि मास्टर्स ही कहलाता है। बाहर तो वो बैचलर्स काउंट होगा, लेकिन यहाँ पे मास्टर्स है। फिर आप अप्लाई करते हो एमफिल के लिए। सही। एमफिल के लिए आप अप्लाई करते हो तो एमफिल के लिए आपको चीज़ें जो है ना अपनी पहले से ही डिसाइड करनी पड़ती है कि यार आप किस जगह पे, किस एरिया पे वर्क करोगे। जैसे आजकल जो मैंने देखा है मोस्टली सीपैक पे काम कर रहे हैं, चाइना पाकिस्तान रिलेशन, चाइना यूएस रिलेशन में बात कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान में कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कि आपको पहले अपना जो टॉपिक है ना, रिसर्च टॉपिक या थीसिस कह लो, उसको जो है ना आपको पहले पिच करना पड़ता है। और उसकी थोड़े क्राइटेरिया होते हैं शायद कि 3 GPA से कम नहीं होनी चाहिए। 3 GPA के ऊपर ही बंदा जो है एमफिल के लिए वो एलिजिबल होता है। तो पहले तो ये होता है। फिर एमफिल आपकी आई गेस 2 साल की होती है, 2 या 3 साल की। 1 साल आपको जो है वो पढ़ाते हैं इस तरह से, दूसरे साल आपको प्रेजेंट करना होता है या आपको देना, पूरा सबमिट करवाना होता है, इस तरह का कुछ होता है। तो एमफिल हो जाती है। फिर एमफिल के बाद आप डॉक्टरेट के लिए अप्लाई करते हो। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, अभी मैं खुद वहाँ तक नहीं पहुँचा, लेकिन कोशिश यही है। लेकिन आपने एक चीज़ मेंशन की, वो ये थी कि रिसर्च से आपकी कौन कौन सी पॉलिश हुई या आपने यूनिवर्सिटी में, तो मेरे ख्याल से उसमें टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फैकल्टी मेंबर्स, जो फैकल्टी टीचर्स जो भी आए, उन्होंने मुझे हर मामले में हर तरह से असिस्ट किया है, भले वो माइनर के टीचर हों, मेजर के टीचर हों। रिसर्च का जो एक तरह से मुझे एक वो होता है ना, एक क्यूरियोसिटी या रिसर्च करने की जो एक वो पैशन होता है, वो मुझे फर्स्ट ईयर से था कि यार इसमें कुछ करना है। तो मैंने वहाँ भागा। वही, आप जब भागोगे तो आपको मिलेगा। तो मैंने टीचर से पूछा, उन्होंने फिर किसी ने बताया कि भाई रिसर्च में रेफरेंसेस इस तरह से लगते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ये होता है, हाइपोथेसिस बनाना होता है, ऑब्जेक्टिव बताने पड़ते हैं, रिसर्च मेथड, हर किसी ने अपने अपने अंदाज में कहीं ना कहीं पे मेरी हेल्प की। उसके अलावा भी बहुत सारी स्किल्स पॉलिश हुई हैं। जैसे हमें नहीं पता था कि यार ये पब्लिश वगैरह करने का भी एक होता है कि ऑप्शन के, ये पब्लिश भी करवा सकते हो आप। हमें लगा कि ये एडिटर्स वगैरह होते हैं, इनके हायर्ड होते हैं और ये इन्हीं के होते हैं। लेकिन हमने देखा नहीं यार, पब्लिक ओपिनियन भी होता है, आप दे सकते हो। तो ये भी एक चीज़ हुई। तो आप जब टाइम के साथ अपनी जदोजहद भी करते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद ही देखते हो कि यार हाँ इस तरह से भी कर सकते हैं, आप ऑप्शंस क्रिएट करने शुरू होते हो अपने। तो ये बात है। सही। एक तो आपने टीचर्स की बात करी, दूसरी बात ये कि कोई रिसोर्स जिसने आपको हेल्प की हो अपनी रिसर्च स्किल्स को बेटर करने में, कोई ऑनलाइन रिसोर्स या कोई यूट्यूब चैनल, वो आप रेकमेंड करें कि भाई ये इस रिसोर्स ने मेरी हेल्प करी है, और अगर कोई फेलो स्टूडेंट है वो अपनी रिसर्च स्किल्स को बेटर करना चाहता है, तो ये रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज तो ये है कि मैं सबसे पहले कहता हूँ कि अगर आपको रिसर्च पेपर लिखना है ना, तो आपको रिसर्च पेपर पढ़ना है। सिंपल ट्रिक ये है और कुछ भी नहीं है। आपको जब पूरा क्रक्स पता चल जाएगा ना, क्या आप 10-15 रिसर्च पेपर्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यार इस तरह से वर्किंग हो रही है। आप अपना दिमाग जो ना वो उस तरह से एक्स्टमाइज हो जाता है कि हाँ यार इस तरह से करना है। तो सबसे पहले तो आप पढ़ो रिसर्च पेपर है क्या, फिर आप देखो कि यार इसमें ये वो हुई हुई है, इंडेंटिंग हुई हुई है, या इसमें क्या कहते हैं ये रेफरेंसिंग हुई हुई है, ये बिब्लियोग्राफी क्या होती है, ये साइटेशंस क्या होती हैं, मेथडोलॉजी क्यों लिखा हुआ है, इसमें क्या है, क्वालिटेटिव, ये आपको फिर खुद ही क्यूरियस करेगी। ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है ना, फिर आप खुद ही सर्च करोगे वो आप पे, आप किस तरह का मोड पसंद करते हो। कि आप कोई बोलते हैं कि यार मुझे यूट्यूब से समझ आता है, जैसे मैं गूगल पे जो भी लिखूंगा वो सर्च करूंगा, पढ़ूंगा उसके बारे में। रिटन फॉर्म में चाहिए। यूट्यूब में ये है कि वो अपना पर्सपेक्टिव बता रहे होते हैं कि हमने यूं सीखा, आज मैं तुम्हें ये तरीका बताऊंगा, आज यूं। ये नहीं चाहिए। मुझे वीडियो देखना पसंद, मुझे प्रॉपर लिटरेचर चाहिए, इस हिसाब से भाई वर्किंग होती है, प्रॉपर स्टेप है। हाँ फिर कहीं फंसूंगा कि यार ये वाली टर्मिनोलॉजी फिर मैं यूट्यूब से देख लूंगा, लेकिन वरना मैं पढ़ के देखता हूँ, तो उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो वो आप पहले, लेकिन बेसिक चीज़ है कि पहले पढ़ना स्टार्ट करो, रिसर्च पेपर है क्या। और एक बात मुझे ये और बताएं कि व्हाट आर सम ऑफ द क्वालिटीज़ जो आप समझते हैं कि भाई अगर एक बच्चा है
उसे आईआर में आना है तो उसके पास उसकी ये इंडिविजुअल कैपेसिटीज होनी चाहिए, कौन सी आप समझते हैं? सबसे पहली चीज़ जो है ना, आप आईआर पढ़ रहे हो मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इसको कमज़ोरी का हो या एक मतलब कि हमारी वीकनेस का हो, किसी की भी का हो, तो इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश नहीं आती आपको रिटन एक्सप्रेशन आपका सही नहीं है, तो आईआर में बहुत जगह पे आपकी वर्क चली जाती है, क्योंकि आईआर में और दूसरी चीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे पब्लिक स्पीकिंग वगैरह हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, तो ये भी मैटर करती है। क्योंकि आईआर के बंदे को जो है ना एक कंप्लीट एक उसका एक पर्सोना होना चाहिए, एक वो जब आए बैठे तो उसको लगना चाहिए कि यार ये आईआर का स्टूडेंट है, इसको बात करना आती है। जब मिसाल के तौर पे अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि बात कैसे करनी है, तो मुझे कैसे पता, मैं आपको कैसे कन्विंस कर पाऊंगा? तो आईआर के बच्चे को कन्विंस करना आना चाहिए सब, क्योंकि डिप्लोमेट क्या है, डिप्लोमेट अगले वाले बंदे को परसुएट करता है या एक तरह से उसको कन्विंस करता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश, ये दो चीज़ें तो बहुत। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे कोर्स वाला वो बहुत एक गंदी चीज़ आ गई है कि भाई सिर्फ कोर्स का पढ़ना है। आईआर के बच्चे को रिस्ट्रिक्ट नहीं होना। मैं तो बोलता हूँ आईआर के बच्चा कोर्स नहीं पढ़े, बाकी सारी चीज़ें पढ़े। हाँ वाकई में, मतलब कोर्स के अलावा अपनी और बुक्स को भी साथ लेके बुक्स वगैरह, रिसर्च पेपर, जो भी आ रहा है, डॉक्यूमेंट्रीज, जितना भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है ना, वो बस आप लेते जाओ, कहीं भी काम आ जाता है। मैंने मतलब जब फील्ड जब स्टार्ट हुई थी ना मेरी, तो मैंने उसी वक्त ही पता नहीं क्या क्या पढ़ के बैठ गया था, मुझे पता ही नहीं था ये कार्ल मार्क्स वगैरह ये क्या क्या होता है, तो मैंने उसी वक्त पढ़ लिया। फिर मुझे पता चला आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ब खुद काम आ रही चीज़ें। मैंने तो बस सर्च किया था कि कार्ल मार्क्स कौन था। जो बचपन में जो क्यूरियोसिटी होती है, ये चे गवेरा को क्यों इतना वो सिंधी लोग इतना वो उठाते हैं, सही। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपको थोड़ी बहुत प्रायर नॉलेज या खुद से एक आउट ऑफ द बॉक्स जो है निकलना पड़ता है। सही। तो एज आईआर स्टूडेंट अगर आपकी इंग्लिश बेटर होगी, अगर नहीं भी है तो आप वो बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपको अपॉर्चुनिटीज अनलॉक ज़्यादा कर देगा। इंग्लिश और आपकी थोड़ी स्पीकिंग स्किल्स थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा भी आपने बात करी कि कोर्स के अलावा सारी बुक पढ़ें। आप बुक रीडिंग भी करते होंगे, तो आप अपनी कोई टॉप 5 बुक्स रिकमेंड करें एज अ आईआर स्टूडेंट, उसे लाजमी पढ़नी चाहिए। देखें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही बता देता हूँ कि 2-3 बुक्स हैं जो आपको ना लाजमी पता होनी चाहिए। वो एक ये है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जॉन बेलिस की है। वो एक अच्छी बुक है, उसमें आपको आईआर का ज़्यादा काफ़ी क्रक्स पता चल जाएगा। और एक और है कैगलर की, एक और इंट्रोडक्शन टू आईआर आई गेस, ऐसे ही कुछ है। दो तो ये हैं कि इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आईआर है क्या, थ्योरीज क्या होती हैं, कैसी हैं। ये समझे कि एकेडमिक बुक्स भी कह लो या अपने लिए भी कह लो कि आपको आईआर की नॉलेज नहीं है तो आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा आपको थोड़ा बहुत स्पेशलाइजेशन या थोड़ा बहुत आपको उन चीज़ों में आना है, तो आपको 3-4 बुक्स पता होनी चाहिए। वो ये है कि जैसे जो मार्केट में चलती है, पाकिस्तान के लिए देखें तो पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस, SM बर्ग की है, वो सबसे बेहतरीन बुक है पाकिस्तान के। अगर आपको डायनेमिक्स समझने कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, कैसे रही है, क्यों रही है। दूसरी अब्दुल सत्तार की एक पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, तो ये 2 बुक्स एक और हैं। उसके अलावा अगर आप इंटरनेशनली देखना चाहते हैं, जो मतलब इंटरनेशनल रिलेशन से ज़्यादा अलाइन भी नहीं करते लेकिन अलाइन भी करते हैं, वो बहुत सारी बुक है। जैसे आर्ट ऑफ वॉर हो गई, आपको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वगैरह पढ़नी है या वॉर की डायनामिक्स है तो आर्ट ऑफ वॉर सेंजू की है, वो आपको पढ़नी चाहिए। उसके अलावा जो है वो है एक क्या कहते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पे एक बुक है, प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, हाँ वो भी टिम मार्शल की भी अच्छी है। इसके अलावा बहुत सारी बुक हैं। मकसद सारा ये है, नॉम चॉम्स्की को पढ़ें। नॉम चॉम्स्की को पढ़ना ज़रूरी है। उसने हेजमनी पे एक बुक लिखी थी, तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके आर्टिकल्स वगैरह, उसके पर्सपेक्टिव्स, तो डिफरेंट स्कॉलर्स को भी सुनना शुरू करें। तो ये सिंपल चीज़ है कि आपको फिर पता चलेगा हाँ यार ये चीज़ें हैं, फिर आपको आईआर का इंटरेस्ट आएगा। लेकिन आप कोर्स पढ़ेंगे ना तो आप बोले नहीं यार ये पता नहीं क्या पढ़ा रहा है सर, समझ में सर से ऊपर से जा रहा है। उसकी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आपको ज़रा बुक से मदद लेनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। उसके अलावा मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपकी फील्ड को इंटरेस्टिंग करती है। अगर मैं बैठा हूँ, मुझे आईआर लेनी है, आप मुझे कैसे कन्विंस करेंगे यार ये चीज़ हम पढ़ते हैं, हमें मज़ा आता है। अगर आपको आईआर लेना, आप आए आईआर लें। बैठक का नाम सुना है? बैठक का, हाँ, जो आप हर हफ्ते लगाते हैं होटल पे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप अनकॉन्शियसली कभी ना कभी किसी ना किसी टॉपिक को छेड़ते हो जो कि आईआर से रिलेवेंट है। मिसाल तौर पे आपने कल को बोल दी कि भाई इसने यूं क्यों किया था, फला ने पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों किया था, फला ने इस तरह से क्यों किया था।
ऐसी होती ना, या इनके साथ क्या इशू चल रहा है, इनको क्यों मारा जा रहा है, इनको क्यों इतना वो धकेला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, और अपने मंजन बेच रहे होते हैं सब, अपना कुछ पता सब नहीं होता। अपनी theories ला रहे होते हैं। हाँ, तो ये चीज़ें जो है ना, एक तरह से आपको पता चलती है कि आपको रैशनल थिंकिंग आती है। वहाँ पे आप जब बैठक पे बैठे होते हो ना, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटिमेंट हो सेंटिमेंट हो जाते हो, सेंटिमेंटल हो जाते हो, सेंटिमेंटल होके सोचते हो कि यार नहीं यार ये गलत हो रहा है ये। लेकिन जब आप आईआर में आते हो ना, तो आपको ना रियलिटी पता चलती है कि यार इसके पीछे यूं डायनामिक्स चल रही हैं। हर दफ़ा हर जगह पाकिस्तान एक एज अ स्टेट एक्शन नहीं ले सकता, पाकिस्तान एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो जहाँ पे ले सकता है नहीं ले रहा। तो ये आपको ना एक रैशनल थिंकिंग, एक रैशनल डेवलप होगा आपका कि यार ये एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि आप बैठक में बैठोगे ना, तो आपकी एक इंटेग्रिटी होगी, आपकी एक क्रेडिबिलिटी होगी, यार ये आईआर का बंदा है, इसको पता होगा। और दूसरी बात ये कि जितने भी लेक्चर्स होते हैं, क्योंकि मेरा भी आईआर माइनर था, तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं ना, उसमें काइंड ऑफ डिस्कशन चल रही होती है। ये नहीं होता कि सर आए, सर ने सवाल उतारा, आपने सवाल, डिस्कशन चल रही है कि भाई इस टॉपिक के बारे में बात चली, फॉर एग्जांपल डिप्लोमेसी के बारे में बात चली, अच्छा भाई आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या कहते हैं, फिर सर बता रहे हैं कि इसके पीछे ये है, ये चीज़ है। तो वो लोग जिन्हें बैठक लगाने का शौक है, तो वो आईआर में आ जाएं, और उनका इंटरेस्ट है वो आईआर में आ सकते हैं। सही। उसके अलावा मुझे बताएं, आपने कोई इंटर्नशिप करी है आईआर से रिलेटेड? आईआर से रिलेटेड, हाँ, एज सच तो मैं नहीं कहूँगा कि वो आईआर से ही रेलिवेंट थी या कुछ, लेकिन मैंने G17 में जो है फेलोशिप में लिया था, वो 1 साल की होती है, लेकिन मैंने 8 महीने करके ही मैंने वहाँ से फिर वो ले लिया था, पर्सनल रीजंस की वजह से मैंने फिर गैप ले लिया था। एक तो G17 है, और वो अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से। G17 में क्या आपका उसमें यह है कि 17 ग्लोबल गोल्स जो होते हैं, 17 गोल्स, और क्या कहते हैं, जैसे SDGs आपने सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि एक UN का एक एजेंडा है, या एक 2030 तक ये पूरा करना है। उसमें 17 गोल्स हैं, और वो एक तरह से ना लिस्ट डाउन हुए हैं। तो गोल 1 जैसे पॉवर्टी हो गया, दूसरा नो हंगर, इस तरह से 2 3 4 5 ऐसे गोल्स हैं। तो मेरा गोल था 9, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। तो उस पर आपको थोड़ा बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं, आपको बताना पड़ता है, प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती हैं, या आप सोशल एक्टिविटी कर सकते हैं, उसके हिसाब से आइडियाज़ पिच कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो थीम थी मेरी ये, तो SDGs को ही लेके, और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपको UN का एक तरह से पता चलेगा, UN की वर्किंग डेवलपमेंट के हिसाब से किस तरह से होती है, मतलब वो डेवलपमेंट को किस तरह से लेके चलता है दुनिया में, कि भाई यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पे इस तरह से करनी है। तो वो पूरी आपको G17 का ये भी फ़ायदा है। ये G17 वाली फेलोशिप ये कहाँ से आपने हैंडल करी? ये KU में ही थी, KU में ही आती, लेकिन G17 UAC इसका पूरा फुल फॉर्म था। G17 यूनिवर्सिटी एम्बेसडर कंसोर्शियम करके एक फुल फॉर्म, तो वो यूनिवर्सिटी में ही आती है, लेकिन वो समझें कि वो बाहर से ही एफिलेटेड है समहाउ, कि बाहर की जो ग्लोबल 17 जो है ना G17 का, तो वो ग्लोबल प्रोग्राम है, वो हर मुल्क में ना डिस्पर्स हुआ है, जैसे श्रीलंका में भी हो गया, नेपाल में भी हो गया, फिलिपाइन में भी हो गया, पाकिस्तान में भी हो गया। तो ये हर जगह पे यूनिवर्सिटी वाले, यूनिवर्सिटी लेवल पे, मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे आप एक एम्बेसडर हो। सही। यूनिवर्सिटी लेवल में आप एक एम्बेसडर हो बस, और आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। सही। उसके अलावा आप लिखते भी हैं, कॉलम लिखते हैं? हाँ, मैं उसके बारे में बता। हाँ, तो ये है कि इंटरेस्ट इस तरह से जागा कि मैं जब पढ़ता था तो देखता था कि यार ये लोग पब्लिश करवा रहे हैं, हमारे अंदर क्यों नहीं, हम भी तो कर सकते हैं, जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सही। तो सिंपल चीज़ थी कि सर का वो ना प्रेशर आना ज़रूरी है। 2-3 सर बोलते लिखो लिखो लिखो, कुछ भी करो बस लिखो। तो 1-2 सर थे, तो हमने बोला करके देखते हैं भाई, हमारे पास स्किल है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वैसे फेसबुक वगैरह पे भी थोड़ा बहुत जो मंजनी पेज थे, हाँ, छोटे बहुत 1-2 पैराग्राफ लिखता था कि ये गलत हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो मतलब लिखना तो आता है। तो मैंने ट्राई करके देखा, तो इस तरह से हुआ कि कॉलम्स में बेसिकली जो आप बोल रहे हो ना, वो पब्लिक ओपिनियन एक तरह से होता है। पब्लिक ओपिनियन बेसिकली वही वाला है, बैठक वाला ही है, बस समझे कि वो प्रोफेशनल है, एक फॉर्मल अंदाज में। फॉर्मल। मिसाल के तौर पे आपने एक बात की, आप जैसे संगत में बैठते हो, आप क्या बात करते हो कि यार पाकिस्तान का इस तरह से क्यों हालात चल रहे हैं, ये पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया है। अब ये आपका एक ख्याल है, अब 8-10 लोग जो भी बैठे होंगे वो अपना ही एक तरह से हर कोई अपना मंजन बेच रहा होगा कि भाई मुझे ये लगता है, मुझे लगता है। तो ये जो लगता वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये लगता, आप यही चीज़ बता रहे हो तो सिर्फ फैक्ट्स के मुताबिक,
एक थोड़े ना प्रॉपर आप फॉर्मल वे में, और उसके साथ आप आर्ग्यूमेंट को अपने बैक भी करते हो। तो 800 वर्ड्स का होता था, और वो आप सिंपली जो है ना आप लिखते हो, और अच्छा टाइटल हुआ, अच्छी पिच हुई, अच्छा एब्स्ट्रैक्ट, आपने सबमिशन के वक्त आपने साइनॉप्सिस देना पड़ता है, तो छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट, तो वो आप देते हो, तो फिर उनको पसंद आता है तो वो पब्लिश हो जाता है, सिंपल। सही। तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां आपने पब्लिश करवाया? मैंने तो द फ्राइडे टाइम्स में मेरा हो चुका है, द डिप्लोमेटिक इनसाइड में हो चुका है, और मॉडर्न डिप्लोमेसी है एक, और स्ट्रेटिया है एक, और जो एशिया करके कुछ है। उसके अलावा जो है मेरे दो तीन एक दो और भी हैं, मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन 4-5 जो है ना अच्छे खासे मैंने इसमें लिखे हैं। सही। तो इसका मैटर वो क्या होगा कि रीच कैसे करते हैं हम? जैसे रीच इस तरह से करते हैं कि आप पहले तो, हाँ ये बात आप अंडरस्टैंड करें कि आपका जो टॉपिक है ना, आप पहले ना पूरी वेबसाइट को स्किम किया करें। कि मिसाल तो मैंने फ्राइडे टाइम्स को देखा, अब फ्राइडे टाइम्स में आप हर बंदा अगर मिसाल के तौर पे किसी एक ही टॉपिक पे लिख रहा है तो आपका चांसेस कम है। तो आप पहले उसकी ना वो एक अंडरस्टैंडिंग बनाए कि ये किस तरह का कंटेंट जो है एक्सेप्ट करता है, और किस में ज़्यादा वर्क हो चुका है और किस में मुझे कम लिखता है कि यार ये टॉपिक हो सकता है। तो पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। फिर आप देखेंगे सबमिशन गाइडलाइन में उनके पास ही होती है, उनके उनके में ही होती है, एक वेबसाइट में ही उनके कॉन्टैक्ट अस या ऐसे करके कुछ होता है। हाँ, तो सबमिशन गाइडलाइंस होती है, उसमें सारा बताते हैं कि भाई कि आप जो है सब्जेक्ट बताएंगे, सब्जेक्ट में आप टाइटल सब्जेक्ट में पहले आप सबमिशन लिखेंगे, ये लिखना ज़रूरी होता है सब में कि सबमिशन लिखेंगे, फिर आप अपना टाइटल लिखेंगे उसके आगे ही, और फिर नीचे जो है कुछ कुछ बोलते हैं कि आप कॉपी पेस्ट मार दो अपना वर्ड फाइल जो है पूरा कॉपी और उसमें पेस्ट कर दो। सिंपल, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी वर्ड फाइल अटैच करो। तीसरा ये है कि आप जो है सिनॉप्सिस लिखो और उसके नीचे वर्ड फाइल जो है अपना ऐड कर दो और फिर सबमिट कर दो। और जब सबमिट कर दो तो आपके पास 1, 2 या 3 दिन के अंदर अंदर या 4 दिन के अंदर जो है आपको रिप्लाई आया था कि अगर वो चाहेंगे तो वो आपको बता देंगे यार दिस पेपर विल बी पब्लिश टुमारो, या योर पेपर हैज़ बीन एक्सेप्टेड। तो ये सारा होता है, फिर आपको फिर बता देते हैं, फिर अगले दिन जो है आपका पब्लिश हो जाता है। सही। तो ये चीज़ ज़रूरी है। उसके अलावा मुझे बताएं कि और कोई इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़, अगर कोई आईआर कर रहा है तो उसके लिए इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी? केयू की बात करें तो केयू में मैंने देखा है कि 4th ईयर से टीचर्स जो हैं बताते हैं कि भाई अब यहाँ जाओ वहाँ जाओ, लेकिन इंडिपेंडेंटली 3rd ईयर तक आपको कोई टीचर वैसे नहीं बताता, आपको खुद जाना पड़ता है। सही। तो टीचर्स के पास जाएं, आप उनसे इंटरेक्शंस रखें, वो आपको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आपको क्या पता किसी ग्रुप में ऐड कर देंगे यार यहाँ पे इंटर्नशिप्स आती हैं। दूसरा ये है कि टीचर्स खुद, आप अगर टीचर्स के साथ आपकी बनी हुई होती है ना एक तरह से, आप बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग होती है, तो टीचर आपका नाम प्रेफर भी कर देता है कि यार एक बच्चा है इसको भेज दो। तो ऐसे हमने बहुत सारी ऐसे हमने सेमिनार्स भी बाहर जाके अटेंड कर लिए, या कहीं मतलब जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर ही या यूनिवर्सिटी के बाहर जाके अटेंड कर लिए। उसके अलावा जब एक अपॉर्चुनिटी भी आती है तो सर बोलते हैं कि यार इन बच्चों को मैं प्रेफर करूँ क्योंकि ये लोग आते हैं, ये लोग मतलब पूछते हैं, इनको इंटरेस्ट है, क्यूरोसिटी है, एम्बिशियस हैं ये लोग। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि आप 3rd ईयर से पहले ना खुद से ही चीज़ें ना क्या कहते हैं डिस्कवर करना शुरू कर लें। मैं ये कहता हूँ कि आईआर के लिए इंटर्नशिप ऐसा ज़रूरी नहीं है, आईआर के लिए आपको एक्सपीरियंस ज़रूरी है। तो फिर वो आपको राइटिंग एक्सपीरियंस हो, मतलब आप पहले सारे ऑप्शंस देखें ना, जैसे एक्सप्लोर वाला ऑप्शन था, इसमें भी यही सेम चीज़ है। आप राइटिंग करके भी देखो, आप रिसर्च पेपर में भी घुस के देखो, आप इंटर्नशिप्स करके भी देखो, आप एनजीओज में भी जाके देखो, हर जगह पे जाके देखो। फिर आपकी जब चीज़ें पता चल जाएंगी ना मुझे यहाँ जाना है, उसमें फिर आप एक्सपीरियंसेस गेन करना शुरू करो। फिर जब आप करोगे ना तो आपकी जो एक ट्रेजेक्ट्री है ना एक बन जाएगी, और वहीं से आप बस अल्लाह करेगा कहीं ना कहीं आप पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो आइडेंटिफाई अगर आपको करना है तो आप मल्टीपल जगहों पे जाओ, क्योंकि मैंने बताया ना आईआर ये फील्ड नहीं है कि बस सिर्फ इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग की सिर्फ ये चीज़ें हैं, यहीं पे ही आप रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे, ऐसी इंटर्नशिप्स आनी है बस। यहाँ पे ये कि बहुत ऑप्शंस हैं, थिंक टैंक्स में भी लग सकती है। इस्लामाबाद में तो ज़्यादा हो जाते हैं, यहाँ पे बहुत मुश्किल से थिंक टैंक्स मिलते हैं, लेकिन थिंक टैंक्स में आप जा सकते हो। जैसे मैंने बताया जर्नलिज्म में जा सकते हो, एफएम रेडियो वगैरह ये वाली चीज़ें, इनकी पे इंटर्नशिप करने जा सकते हो। किसी भी न्यूज़ मीडिया आउटलेट में जाके इंटर्नशिप देते हैं वहाँ पे जा सकते हो। किसी को रिसर्च असिस्टेंट चाहिए होता है वहाँ पे जा सकते हो। उसके अलावा जो मैंने एनजीओ का बताया, एनजीओ में आप ज्वाइन कर सकते हो। मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आपको खुद देखना पड़ेगा। मैं एक तो ऐसा नहीं बता सकता ना, वो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक है किस तरह से, तो एक्सप्लोर करें। सही। उसके अलावा मुझे ये बताएं, आईआर की तो बात हो गई, ये थिएटर सोसाइटी का क्या सीन है, इसकी तरफ इंटरेस्ट कैसे आया? ये बड़ा एक फ़नी वाक़या है, मतलब फ़नी वाक़या तो नहीं कहेंगे, मैं एक्चुअली मैं शायरी भी करता हूँ। तो हुआ यूँ कि जब फर्स्ट ईयर में आप होते हो तो आपका 16-15 बच्चों का जो है ना ग्रुप बन जाता है, तो वही मस्ती वाला माहौल होता है, एंटरटेनमेंट चाहिए होती है।
तो एक बंदा शेर कह रहा है, हाँ, सारे बाबा कह रहे हैं। तो मैं 15 लोगों का ग्रुप था, 10-15 लोगों का ग्रुप था बेसिकली। तो उनमें से ना किसी ने बोल दिया यहाँ पे ना कुछ चल रहा है, आर्ट्स ऑडिटोरियम में कुछ चल रहा है, लोग हंस रहे हैं, इतना रश लगा हुआ है। हम लोग गए, वहाँ पे गए तो देखा कि वहाँ पे कोई कॉमेडी प्ले चल रहा है ओरिएंटेशन का। तो हमने वहाँ से ना एक हमारी ग्रुप की एक थी उसको ही वो लगा कि ज्वाइन करते हैं। तो हमने ज्वाइन करवा दिया, मेरा भी नाम लिखवा दिया, मुझे पता नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने बोला यार करते हैं, कर लिया। अब एक दिन ऑडिशन कॉल हो गई, मैंने बोला भाई मैं शायरी करूँगा, मुझे एक्टिंग मतलब एक्टिंग करने आती है लेकिन शौक नहीं है, मैं ऐसा जिसको वो नहीं बनाना चाह रहा। तो खैर मैंने ऑडिशन दे दी, पूरी ग्रुप में से कोई भी नहीं हुआ, सिर्फ 2 लोग हुए, मैं और मेरा दोस्त एक और था। तो 2 लोग हम लोग हुए थे 15-10 में से। तो अब फिर वो एक भी चला गया, आखिर में मैं ही बचा। और फिर सोसाइटी ने एक तरह से बहुत कुछ दिया भी, एक तरह से कि बहुत तरह से ग्रूमिंग हुई है, नेटवर्किंग हुई है। और इसीलिए फिर मैंने बोला कि नहीं यार, ये एक प्लेटफॉर्म है जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसने मुझे इंटरेक्शन एक सोशली एक तरह से ना मुझे एक तरह से ग्रूम किया है, एक मेरी पर्सनैलिटी को एक तरह से एक चेरी ऑन द टॉप जो नहीं कहते कि थोड़ा बहुत मुझे तो पहले से ही कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह मेरी थोड़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन वहाँ पे जाके ना एक अलग ही एक थोड़ा मुझे नए लोगों से मैं मिला, अपने से बेटर लोगों से मैंने सीखा। आप रिस्ट्रिक्ट नहीं थे आईआर डिपार्टमेंट में, आपने देखा कि कोई यूबीआईटी का है, कोई वीएस का है, कोई फिजियोलॉजी का है, कोई मतलब हर डिपार्टमेंट का बंदा है। तो हर डिपार्टमेंट के आपके माइंडसेट को पता चल रहा है कि यार ये भी होते हैं, ये भी। और आपके आइडियाज़, आईआर वाले बंदे के लिए ना क्रिएटिव माइंड होना ज़रूरी है, आइडियाज़ आना ज़रूरी है। तो वो किस तरह से, और सोशली अवेयर होना ज़रूरी है, लोकल लोगों से मिलना ज़रूरी है, क्योंकि आपको लोकल प्रॉब्लम्स पता होगी तभी तो लोकल इश्यूज सॉल्व होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बहुत कुछ इस तरह से भी हुआ। तो ड्रामा सोसाइटी मैंने इस तरह से ज्वाइन की थी, फिर पता नहीं किस तरह से एक्टर भी बना दिया, फिर किस तरह से मैनेजमेंट डायरेक्टर भी बना दिया, बस चलते गए और बनते गए। सही। उसके फिर मैनेजमेंट डायरेक्टर, शेर व शायरी की बात हो रही है, तो एक शेर आपकी पसंद का आप हमें सुनाएं जरा। हाँ, वो मेरे एक शेर है, मेरा ही शेर है, मतलब कि लिखा है आपने खुद ही? हाँ, सही। तो वो मेरी एक गज़ल का ही है। वो पहला शेर है, मेरी ज़िंदगी में मुझे रंजिश के सिवा क्या हासिल है। सही। मेरी ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी ला हासिल है। वाह। तो ये है, बहुत सारे याद नहीं है। सही। तो ये मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं आप, मैनेजमेंट के सारे चीज़ें देखते हैं, तो व्हाट कोई टिप्स टीम मैनेजमेंट के लिए, या कोई मुझे मैनेज करना है, कोई इवेंट मैनेज करना है, क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए, कोई ऐसा या फिर कोई स्टोरी हो जिससे आपने कोई लर्निंग हो वो बताएं। टीम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको जो आपकी टीम है उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। सही। सबसे पहली टिप तो ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी टीम के साथ तो ही बात मानेगी, वरना कोई वहाँ जा रहा होगा, कोई वहाँ। तो सबसे पहले वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी प्रॉपर जो है ना, आपकी बैकएंड पे आपकी पहले उसकी फ़िज़िकल मीटिंग्स हुई हों कि भाई आपकी इवेंट करवा रहे हो तो आपकी एक फ़िज़िकल मीटिंग्स हो और प्रॉपर प्लान्स हो, जैसे और असाइंड हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं मैनेजमेंट टीम का बंदा हूँ ना, तो मुझे पता हो कि मेरे मेंबर्स ये लोग हैं और उनको ये करना है, और इसको इसमें नहीं जाना, इसको इसमें नहीं जाना, सबका अपना असाइंड रोल हो, और वो एक तरह से उसको उसमें नहीं घुसना, उसको उसमें नहीं, और आराम से पूरा प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए पूरा से। ये प्री ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। फिर जब आप देखोगे ना, फिर एक जब इवेंट वाले दिन आपको सब कुछ दोबारा से एक तरह से थोड़ा बहुत रिहर्स कर लो कि भाई कि इस तरह से चीज़ें चलेंगी, कि भाई तुम यूँ यहाँ से आगे नहीं बढ़ना, तुम्हें यहाँ से यूँ। तो सिंपल चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके बाद फिर ये हो जाती हैं। बाकी प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है, उसके अलावा आप जो पूछ सकते हैं वो भी पूछ सकते हैं। सही। तो अच्छा, एक बात और कि अब आपने क्या सोचा कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान, कि मुझे एकेडमिकली कहाँ जाना है, आपने कोई प्लान कर ली? मैं इंसान है, गलती का पुतला है, पहले प्लान क्या करता है फिर क्या हो जाता है, गोल फिर चेंज होते रहते हैं। हाँ, तो सेकंड ईयर में पहुंचा तो मैंने बोला कि बस सिविल सर्विस जैसे ही पास होऊंगा 1 साल 6 महीने तैयारी करूंगा और फुल CSS फुल यहाँ पे जो है ना लैंड क्रूजर वीगो आएगी, सब कुछ चलेगी। खैर ये बहुत ही एम्बिशियस और एक तरह से आइडियलिस्टिक थी। अब जाके रियलिस्टिकली पता चल रहा है, और एकेडमिकली भी मुझे थोड़ा फील्ड से एक तरह से लगाव भी हो रहा है, एक पसंद आ रही है। तो मतलब नहीं, पहले जो है ना फील्ड को फोकस करना है। तो सबसे पहले जो है ना मास्टर्स करके यहाँ से दोबारा से यहाँ जो वहाँ तो बैचलर्स काउंट होगा तो बाहर जाना है।
सही। बाहर मास्टर्स करना है, एकेडमिकली अपने आप को प्रूव करना है। और मैंने फिर ये भी चीज़ नोट की कि जो लोग बाहर से मास्टर्स करके CSS देते हैं ना, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको एक एक्सपोजर मिल जाता है चीज़ों का, और उनका होराइजन एक्सपेंड हो जाता है कि यार यूँ चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। सही। तो एक तो बाहर जाना है पहले सही। स्कॉलरशिप के लिए, सही। फिर यहाँ पे वापस आना है स्कॉलरशिप के बाद। अगर PhD प्रोग्राम मिल रहा है, MPhil वगैरह, तो फिर पहले MPhil करेंगे, साथ साथ फिर देखेंगे कि भाई CSS की तैयारी हो रही है नहीं हो रही। तो CSS की तैयारी मेरी ये है कि अभी मैं 22 साल का हूँ अगर, तो 8 साल हैं मेरे पास और 3 अटैम्प्ट हैं। तो मैं उस हिसाब से अपनी चीज़ें देखूंगा कि पहले मैं एकेडमिक्स पे तो देख लूँ, बाकी 3 साल कुछ भी नहीं हुआ तो CSS तो है ना जिंदाबाद। प्लान आपने हाँ। पूरा प्लान किया हुआ है कि भाई तो इस तरह से अब अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानते हैं मेरे लिए क्या सोचा है, बाकी सही। इंशाल्लाह यही सोचा है। सही। अच्छा, आप मुझे एंड में ये बताएं कि what are your learnings IAS related till now, और what would be your advice to your fellow students, any ending remarks जो आप देना चाहते हो? मतलब किस हिसाब से? मतलब आप अभी यूनिवर्सिटी में आए, आपको थर्ड ईयर फाइनल ईयर में जाएंगे ना नेक्स्ट ईयर, तो आपकी यूनिवर्सिटी की लर्निंग्स होंगी, कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं यार, मैं अपने फेलो स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ कि ये करें, ऐसी ये चीज़ें अडॉप्ट करें, आपको करियर में बूस्ट करेंगी। तो व्हाट वुड बी योर एडवाइस? समझ गया। पहली तो ये है कि जो IR में पहला बच्चा आता है ना, जूनियर वगैरह जो भी आता है, उनको बैठना नहीं है। IR की फील्ड में फर्स्ट ईयर से ही, शुरू से ही अपने ना चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू कर दो। पब्लिक ओपिनियन जो आप रिसर्च आर्टिकल या आर्टिकल जो पब्लिश करवाते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो, फर्स्ट सेमेस्टर के हो, सेकेंड सेमेस्टर के हो, या थर्ड ईयर के हो, फोर्थ ईयर के हो। नहीं, आपके पास स्किल है, आपको लिखना आता है, आपको सिर्फ पढ़ना है, फिर रिसर्च करनी, थोड़ा बहुत देखना है कि यार कैसे चल रहा है, ओपिनियन लिखो। आप अभी से ही शुरू हो जाओ, अभी से ही प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग। और ये एक चीज़ ज़रूरी है कि आप जिससे गाइडेंस ले रहे हो वो आपका करीबी दोस्त नहीं होना चाहिए, फील्ड का माहिर ही बताएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले जो है ना, आप टॉप या कोई अच्छे टीचर से पूछें सबसे पहले। भले आपकी कभी इंटरेक्शन नहीं हो, टीचर आपको खाएगा थोड़ी, टीचर आपको बताएगा। आप जाओ तो हमें आज तक किसी ये हुआ ही नहीं कि टीचर ने ऐसे बोला हो कि नहीं आप कौन हो, आप क्या करते हो, किसी ने भी नहीं बोला। तो टीचर्स के पास पहले आप एडवाइस लो कि हमारा फर्स्ट ईयर में हम आए हैं, हम लोग क्या करें क्या नहीं करें। सेकेंड ईयर में तो इंटरेक्शन, अगर चलो टीचर से नहीं बन पा रही, वो एक होता है कि थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लेवल, तो आप किसी सीनियर से पूछो लाजमी। अपने बैचमेट से नहीं पूछो, ये कोई दोस्त बन जाता है कि आप यार तू क्या करना चाह रहा है, मैं ये करना चाह रहा हूँ, हाँ चलिए वो करते हैं, ये नहीं है। आप किसी एक्सपर्ट से पूछोगे तो फिर आपको पता चलेगा। लेकिन और मैं यही बोलता हूँ कि फर्स्ट ईयर से ही अपने ऑप्शंस डिस्कवर करना शुरू कर लो, वरना थर्ड ईयर में आप यहाँ वहाँ भागोगे और 10 चीज़ें एक साथ कर रहे होगे, जो कि फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये, और यही कि IR के बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मेरे हिसाब से जाना चाहिए। जितनी कॉन्फिडेंस बूस्ट जितना मेरा स्टेज ड्रामा से हुआ ना, थिएटर से, क्योंकि मैंने अपनी वो नहीं दिखाई फॉर्मल सेल्फ के भाई हेलो दिस इज उमैस अहमद एंड दिस इज, तो ये नहीं दिखाया मैंने अपना एक ना, वो एक बचकाना, वो जो शरारती वाला एक उमैस होता है, मैंने वो स्टेज थिएटर में वहाँ पे दिखाया कि यार मैं ये भी हूँ। तो जब आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को दिखाते हो ना, तो आपका फेयर ख़त्म हो जाता है, बचेगा ही क्या फेयर, बचेगा। फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक ऐसे लेवल पे पहुँच जाता है कि आप समझते हो कि यार नहीं मैं ही हूँ कुछ। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलता है ना, अश्वत्थामा हूँ। तो वही वाली चीज़ है कि आपको दूसरी चीज़ें में डिबेटिंग वगैरह जाओ, आपको जो अच्छा लगे, लेकिन बाहर निकलो, सोसाइटीज़ में जाओ, पॉलिटिक्स में नहीं जाओ, अपना ओरिजिन एक्सपेंड करो। सही। उमैस भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत मजा आया बात करके, ऐसा लगा किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। बस आप संगत वाला माहौल, संगत, बस किसी दिन चाय भी पियेंगे साथ में, आप चाय रह गई थी, संगत वाला माहौल, चाय भी पियेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए यार। और ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू। इफ यू लाइक दिस एपिसोड यू कैन गिव अस योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।